इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान। जिस प्रकार किसी एक व्यक्ति के जीवन में संकट काल हो सकता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र के जीवन में भी संकट काल हो सकता है। तो इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आपातकालीन प्रोविजंस की व्यवस्था भारत के संविधान में की। इसके लिए प्रमुख रूप से 3 विशिष्ट अनुच्छेद भारत के संविधान में है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 356। हमारा इस बात का ऐतिहासिक अनुभव रहा है कि जब भी संघीय सरकार कमजोर हुई है, विदेशी हमलावरों ने देश पर हमला किया है और राज्यों की आपस की एकता की कमी के चलते विदेशी हमलावर सफल भी रहे हैं, जिसके चलते भारत को लंबे समय तक परतंत्रता का सामना करना पड़ा, विदेशी शक्तियों के शासन का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत एक विशाल देश है, इसमें संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन भारत के जो संविधान है उसकी अपनी कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। वो है संघात्मक में एकात्मकता, यानी संघात्मक ढांचा होते हुए भी बहुत सारे तत्व ऐसे भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं जो इसको एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि संकट काल के समय भारत का संघात्मक ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। राज्यों की जो प्रशासनिक मशीनरी है, सारे जो संसाधन हैं, संकट काल के समय केंद्र सरकार के हाथ में आ जाते हैं, और ताकि केंद्र सरकार उन सभी संकटों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला कर सके। इसके लिए भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि केंद्र सरकार किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सके, उसमें सक्षम हो सके। और इन जो प्रोविजंस हैं, इन जो प्रावधान हैं, इनको भारत के संविधान में शामिल करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना सबसे प्रमुख है, ताकि भारत की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और उसको किसी प्रकार के कोई संकट का सामना न करना पड़े। और अगर वास्तव में इस तरह का कोई संकट आता है तो केंद्र सरकार उसको प्रभावी ढंग से निपट सके। तो इसमें सब प्रमुख रूप से 3 जो प्रावधान है, उसमें सबसे जो पहला है अनुच्छेद 352। जब देश के ऊपर कोई युद्ध, बाहरी आक्रमण या और सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा को कोई खतरा है तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार संकट काल की घोषणा कर सकता है। संकट काल की जो घोषणा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से के बाद केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से की जा सकती है। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने से या सलाह से भी कर सकता था, अब ऐसा नहीं किया जा सकता। जो 1975 में आंतरिक गड़बड़ के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी, वो अकेले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की गई, मंत्रिमंडल को भी बाद में घोषित किया गया। इसलिए इसमें जो कमी दिखाई दी बाद की सरकार को, इसको ठीक किया गया, अमेंड किया गया, संशोधित किया गया और अब केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। एक और अन्य महत्वपूर्ण जिसमें बदलाव किया गया है वो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। पहले जो इसमें एक शब्द था आंतरिक गड़बड़, उसके स्थान पर एक नया शब्द शामिल कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक गड़बड़ शब्द काफी कंफ्यूजन पैदा करता था, काफी मतभेद पैदा करता था और उसमें मिसयूज की भी संभावनाएं थी कि जो इस प्रोविजंस का मिसयूज हो सके, और वो ऐसा 1975 में हुआ भी। इमरजेंसी लगाई गई और जनता को भी काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा और ये माना गया स्वतंत्र राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा ये माना गया कि जो 1975 में आंतरिक गड़बड़ के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी देश में, उसका देश की सुरक्षा से ज़्यादा राजनीतिक उद्देश्य ज़्यादा थे उसके पीछे। तो इसलिए इसमें बदलाव किए गए, इसमें परिवर्तन किए गए। 42वें संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा संपूर्ण देश में या उसके किसी एक भाग में भी इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा है उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था। अब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार अगर राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा करता है, उसके ऊपर अगर वो मनमानी लगती है या उस सर्वोच्च न्यायालय है उसके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अगर इस तरह से एक बार संकटकाल की घोषणा की जाती है तो उसको 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। उससे 44वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1978 था उससे पहले 2 माह के अंदर स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। अन्य भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इससे पूर्व जो संसद स्वीकृति देती थी
वो सामान्य बहुमत से देती थी। अब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो संसद की स्वीकृति है, भारत के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलना आवश्यक है। यानी इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी स्वीकृति देने के लिए। एक बार संसद से स्वीकृति मिलने के बाद जो उद्घोषणा है वो 6 महीने तक जारी रहेगी। यदि इस बीच लोकसभा स्वीकृति देने से पूर्व लोकसभा का विघटन हो जाता है और राज्यसभा उसको इससे पूर्व स्वीकृति दे चुकी हो, तो लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन होगा उसके 30 दिन के अंदर लोकसभा से उसको स्वीकृति ली जाएगी और एक बार स्वीकृति के बाद 6 महीने तक आगे घोषणा जारी रहेगी और इस प्रकार इसको आगे 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। उद्घोषणा की समाप्ति, राष्ट्रपति कभी भी उद्घोषणा को समाप्त एक उद्घोषणा के द्वारा कभी भी समाप्त कर सकता है और उसी के साथ संकट काल भी समाप्त हो सकता है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रोविजन और किया गया, महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। इसमें लोकसभा को, भारत की संसद को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। अगर लोकसभा के एक बड़ा 10 सदस्य अध्यक्ष से, अगर सेशन चल रहा है, अगर सेशन नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति से एक मांग करें कि भारत की में जो संकट काल लगाया गया है उसका निरसन करना आवश्यक है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है, यानी उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो राष्ट्रपति इसके लिए 14 दिन के भीतर एक विशेष संसद का अधिवेशन बुलाएगा और लोकसभा उसको सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाएगी। इस मामले में लोकसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। जो आपातकाल की जो घोषणा है उसको स्वीकृति देने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के लिए सिर्फ लोकसभा सामान्य बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे तो उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। यानी इसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके प्रभाव, जब राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है तो उसके तीव्र और दीर्घगामी प्रभाव होते हैं। प्रमुख रूप से 3 तरह से प्रभाव पड़ते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। नंबर 1, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। जब राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर देता है, अनुच्छेद 352 के अनुसार केंद्र सरकार की या संघीय सरकार की जो कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है वो राज्य सूची के विषयों तक भी हो जाता है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई भी निर्देश जारी कर सकती है। हालांकि अनुच्छेद 365 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकती है और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। लेकिन आपातकाल की घोषणा जारी होने के बाद केंद्र सरकार की जो निर्देश जारी करने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार कार्यपालिका के संपूर्ण कार्यकलाप तक हो जाती है और राज्य सरकारें चाहे उनको निलंबित न किया गया हो वो केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करती हैं। यानी कि राज्य सरकारों पर जो पूरा नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का स्थापित हो जाता है। विधायी मामले, जिसमें संकट काल की घोषणा कर दी जाती है, राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा कर देता है, अनुच्छेद 352 के अनुसार संघ की जो विधायी शक्तियों का विस्तार है वो राज्य सूची के विषयों तक विस्तारित हो जाता है। राज्य सूची के मामलों पर भी संसद को, केंद्रीय संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और कोई भी किसी भी विषय के ऊपर, चाहे वो राज्य सूची का भी विषय क्यों ना हो, उनके ऊपर विधायी कार्य करने का अधिकार संसद को होता है। लेकिन जब संकट काल की घोषणा एक बार समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार जो विधि पारित की गई है आपातकाल के दौरान वो उसका जो प्रभाव है वो 6 माह तक रहता है, यानी वो 6 माह तक लागू रहती है। लेकिन अगर इस तरह से कोई विधि पारित की गई या इस तरह से कोई आपातकाल के दौरान कोई कार्यकारी आदेश जारी किया गया और उससे जो कोई कार्य किया गया वो आपातकाल के बाद में भी वैलिड रहेगा, यानी वैध रहेगा। उसके लिए किसी न्यायालय से कोई प्रतिकर या उसके खिलाफ कोई निर्णय नहीं करवाया जा सकता, कोई फैसला नहीं किया जा सकता। यानी वो कार्य सारे के सारे जो आपातकालीन प्रोविजंस को लागू रहते किए गए वो सब वैलिड माने जाएंगे, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त आपातकाल के जो प्रावधान जब लागू होते हैं, संघीय सरकार राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को और कोई भी निर्देश जारी कर सकती है, वो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहकर कार्य करते हैं। वित्तीय प्रावधान, जब देश में अनुच्छेद 352 के अनुसार संकट काल की घोषणा कर दी जाती है तो वित्तीय शक्तियों का जो बंटवारा है संवैधानिक ढंग से संवैधानिक बंटवारा है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। यानी जो राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करता है, उसकी बंटवारे का जो फार्मूला है उसको में बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाता है। राज्य विधानसभा के द्वारा जो पारित जो बजट है केंद्र सरकार उसको अपनी स्वीकृति के लिए
मंगवा सकती है। यानी वित्तीय जो नियंत्रण है केंद्र सरकार का, वो राज्य सूची के विषयों के ऊपर, राज्य की विधानसभा के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर विस्तारित हो जाता है। कार्यकाल, अगर देश में संकट काल की घोषणा कर दी गई है अनुच्छेद 352 के अनुसार, तो संसद विधि के द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए अपने कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, और इस तरह से आगे एक एक वर्ष करके उसके कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में भी संसद विधि के द्वारा वृद्धि कर सकती है। जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगाया गया, तो हमारी 5वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा था, इसलिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक एक वर्ष करके बढ़ाया गया। यानी 5वीं लोकसभा 1971 से 1970 सबसे लंबी 7 साल तक चली। इसके लिए आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया गया और संसद ने विधि के द्वारा कार्यकाल में वृद्धि की। अगला है मूल अधिकारों पर प्रभाव। मूल अधिकारों पर प्रमुख रूप से 2 अनुच्छेदों पर प्रभाव पड़ता है, 358 और 359। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब देश में अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, तो अनुच्छेद 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी जाती हैं। यानी उन स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए, उन स्वतंत्रताओं को लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। अनुच्छेद 359 के अनुसार जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 20 और 21 दिए गए हैं, उनको छोड़कर बाकी अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकता है। यानी कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। यानी जो न्यायालय की मौलिक अधिकारों के संरक्षक की जो भूमिका है, वो निलंबित कर दी जाती है। जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, उनको कब कब लागू किया गया? वो प्रमुख रूप से 1962 में, जब चीन ने नेफा के ऊपर हमला किया, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन एरिया है जो हमारा, उसके ऊपर जब चाइना का आक्रमण था 1962 का, जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, जो 1968 तक जारी रही। इसलिए 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो उस समय अलग से कोई इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, बाहरी हमले, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, जो 1977 तक 77 तक जारी रही। तीसरी जो इमरजेंसी की घोषणा की गई, वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। और दोनों ही जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे, जो आपातकाल की जो घोषणाएं थी, वो 1977 में समाप्त हुई। और 1975 में जो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, उसके जनता को काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा और इसका काफ़ी राजनीतिक प्रभाव भी थे। इसलिए उनकी जांच के लिए 1977 में 77 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो उसने एक विशेष कमीशन गठित किया, शाह कमीशन, जिसने इमरजेंसी के दौरान किए गए दुर्व्यवहार के मामलों की जांच की और उसके आधार पर जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनमें काफ़ी सुधार करने की भी सिफारिश की। इसलिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, उनको और ज़्यादा सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन। आमतौर पर सभी इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में ही जानते हैं। प्रमुख रूप से जो संविधान में प्रयोग किया गया संवैधानिक आपातकाल। अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार अपनी राज्य जो प्रशासन है, प्रशासनिक जो मशीनरी है, उसका जो प्रयोग है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार करेगी। अनुच्छेद 356 में ये कहा गया है, संघ सरकार के लिए निर्देश है कि अगर कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने में विफल रहती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और इसकी सिफारिश राज्यपाल की सिफारिश से भी किया जा सकता है। और अगर संघ की सरकार को ये विश्वास हो जाए तो अपने आप भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकती है। आमतौर पर राज्य की अगर प्रशासनिक मशीनरी फेल हो जाती है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पाती है, तो राज्यपाल केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश करता है और उस सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। संसदीय अनुमोदन। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसको भारत की संसद से 2 माह के अंदर स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। लेकिन अगर इस बीच लोकसभा विघटित है या स्वीकृति देने से पूर्व लोकसभा को विघटित कर दिया गया है, तो उसके लिए राज्यसभा अपनी स्वीकृति देगी और इस प्रकार अगर राज्यसभा ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी है, तो जो नई लोकसभा जो गठित होगी वो अपने प्रथम बैठक शुरू होने के 30 दिन के अंदर उसको स्वीकृति देगी, तो वो घोषणा जारी रहेगी। और इस प्रकार एक बार जो संसद से स्वीकृति मिल जाएगी, और इस प्रकार अगर एक बार संसद से स्वीकृति मिल जाएगी तो वो घोषणा 6 माह तक जारी रहेगी और इसको 6 माह करके आगे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार
इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 वर्ष के पश्चात अगर इस तरह से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है, उसको लगे हुए 1 साल हो गए हैं और उस उद्घोषणा को आगे बढ़ाना आवश्यक है, राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना आवश्यक है, तो 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। अगर संपूर्ण देश में या उसके देश के किसी भाग में अगर अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर आपातकाल लागू है, तो राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 2, अगर चुनाव आयोग ये प्रमाण पत्र दे कि उस राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तब भी राष्ट्रपति शासन की अवधि को आगे संसद की स्वीकृति से 6 महीने के लिए और आगे इस तरह से 6 माह करके आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको उद्घोषणा की वापसी, राष्ट्रपति जब भी एक उद्घोषणा के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन है उसकी स्वीकृति को वापस ले सकता है, यानी उस घोषणा को समाप्त कर सकता है। इसके परिणाम, अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो उस राज्य की सरकार की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। वो अपने प्रतिनिधि यानी राज्यपाल के माध्यम से अपने शासन उस राज्य के प्रशासन को संचालन करता है। इसके लिए राष्ट्रपति राज्यपाल की सहायता के लिए अन्य सलाहकारों की नियुक्ति भी कर सकता है। विधायी मामलों में जो राज्य विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है या उसको स्थगित रखा जा सकता है, लेकिन उसके जो विधायी कार्य हैं, उन जो राज्य सूची के जो विषय हैं, उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास से चला जाता है। और राज्य का जो बजट है वो विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है। उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों के ऊपर अगर संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता, तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा होता है, भारत की संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता, तो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय को स्वीकृति देने की राष्ट्रपति के पास से शक्ति आ जाती है। इस प्रकार, लेकिन जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं अनुच्छेद 356 के अंदर, उसकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई है। आमतौर पर देश की सुरक्षा की बजाय इस अनुच्छेद का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ज़्यादा किया गया और विपक्षी की जो सरकारें हैं उनको भंग करने, बर्खास्त करने का कार्य किया गया। इसके लिए काफ़ी आलोचनाएं हुई। इसके लिए एक केंद्र राज्य संबंधों में तनाव भी पैदा हुआ इसके चलते, और कई बार ये मांग की गई कि जो राज्यपाल की जो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति है वो समाप्त कर दी जाए। इसके लिए एक आयोग बनाया गया, सरकारी आयोग, जो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार करने की इसने सिफारिश की। उसने सिफारिश की कि राज्य में जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह की जानी चाहिए, और राज्यपाल को जो राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के मामले में सावधानी का परिचय देना चाहिए। केवल अति आवश्यक होने पर ही ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। विपक्ष की जो संघ की जो भावना है, हमारी जो संघात्मक शासन प्रणाली है, उसकी विशिष्टता को बनाए रखते हुए विपक्षी सरकारों को इस तरह से बर्खास्त करने का कार्य नहीं करना चाहिए। बीजेपी की 4 सरकारों को बर्खास्त किया गया उस मामले में, और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने बोम्बई बनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल। अगर राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय साख को कोई खतरा है, वित्तीय स्थिरता को कोई खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, तो समस्त जो वित्तीय रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनके ऊपर जो अधिकार है संघ की सरकार के पास हो जाता है। जो संवैधानिक बंटवारा है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार के बीच राजस्व का, उसको स्थगित कर दिया जाता है। केंद्र सरकार किस राज्य के किसी अधिकारी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय समेत उनके वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है। राज्य विधानसभाओं के द्वारा जो पारित बजट है उसको अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा सकती है। यानी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो राजस्व का बंटवारा होता है, उसके जो सिद्धांत हैं, उन सब को स्थगित कर दिया जाता है, और संपूर्ण देश के राजस्व के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, वित्तीय रिसोर्सेज के ऊपर को नियंत्रण, पर्यवेक्षण करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाता है। वित्तीय आपातकाल की अगर घोषणा की जाती है तो उसको 2 माह के अंदर संघ की संसद से स्वीकृति, यानी दोनों सदनों से उसकी स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल के मामले में जो स्वीकृति है वो सामान्य बहुमत से की जाती है। इसके लिए कोई विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी बात यह है, वित्तीय आपातकाल के मामले में अगर संघ की संसद एक बार स्वीकृति दे देती है तो वो अनिश्चित काल तक जारी रहता है। अन्य जो
अनुच्छेद 352 के जो प्रोविजंस हैं, अनुच्छेद 356 के जो प्रोविजंस हैं, उसके अंदर बार बार स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इसमें बार बार स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये जो 360 जो आर्टिकल है वो देश की वित्तीय स्थिरता के लिए, देश की संप्रभुता बनाए रखने के लिए, वित्तीय स्थिरता में विश्वास बनाए रखने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। और जो भारत के संविधान निर्माता इस तरह अच्छी तरह से जानते थे कि देश में इस तरह की संकटों का सामना भविष्य में कभी भी कर सकता है, और इसके लिए प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं वो पहले से कर दिए जाने चाहिए। हालांकि इसकी कई बार आलोचनाएं भी हुई हैं, विशेषकर 1975 में जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया, और उससे जनता के प्रति जो एट्रोसिटीज़ हुई, जनता के ऊपर जो अत्याचार के मामले हुए, उनको लेकर काफ़ी आलोचनाएं भी की गई हैं। लेकिन जो प्रोविजंस किए गए हैं वो वास्तविक हैं और उनकी आवश्यकता है। थैंक यू।